सर ये आप गाइड कर रहे हैं, राशि ने बहुत, मतलब मैं तो राशि को थैंक्स बोलूंगा कि उसने फिर से जोड़ लिया। अभी ऐसे है ना कि थ्रू गूगल मीट, थ्रू जूम वी कैन रीच नॉट इन इंडिया, इवन एवरीवेयर, एट इंटरनेशनल लेवल। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, सिटिंग एट होम। बिल्कुल सर। इतने ही डॉक्टर हमारे साथ पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं, नहीं तो कब पाकिस्तान जाएं लेक्चर दें, कब बांग्लादेश जाएं लेक्चर दें। बिल्कुल सर, ये तो बहुत गुड मतलब। मॉर्निंग मान सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी, डॉक्टर अमजद फ्रॉम पाकिस्तान। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है जी सर, हमने सर वो तो बहुत कुछ एक सीखा लकीर आपसे खिंच और गई है। प्रैक्टिस में अप्लाई कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। क्विक रिजल्ट जो हमें मिल रहे हैं ना इससे। और बहुत सारे पाकिस्तान में हैं हम जो कोशिश कर रहे हैं, हम अपने अपने सारे जो मित्र हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं डॉक्टर हैं, उनको सिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं साथ साथ ना। डेफिनेटली जो हम डेफिनेटली तक हमारा पहुंच रहे फर्ज हैं, बनता है। हम आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं सर। आप जिस तरह हमारे लिए कर रहे हैं ना, तो हम उसी तरह आपके मिशन को हाँ, आगे लेके चल रहे हैं। डेफिनेटली बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो भी जहां भी कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट हो सके जी, ये है। गुड मॉर्निंग मान सर। गुड मॉर्निंग जी। डॉक्टर मनोज बिहार से सर। अच्छा, डॉक्टर मनोज बिहार से, ठीक है, गुड। बहुत सारे तो हम कितने सालों से जुड़े हुए हैं, जब से डॉक्टर अजमल सहगल की ये टेक्निक शुरू हुई 92 में, मैंने सेमिनार अटेंड किया, 93 से हमने जुट गए। फिर तो हम सेमिनार सेमिनार जर्नल बुक सभी कुछ कलेक्टिवली हम सब करते रहे। बहुत ही बेहतरीन प्रयास है सर, और लोगों को जिस तरह से सिखाया जा रहा है, तो ये मिशन बहुत ही एक नेक मिशन है, जिसमें बहुत सारे लोगों का और सिस्टम का भी भला होना है। बिल्कुल, और बहुत इजी है। कुछ तो ये है कि मेडिसिन ऐसी है जो हमारे गुरु मास्टर बता के, कुछ हमने निकाल ले, और कुछ अब 2 3 4 रूब्रिक बनाओ। अगर राइट रूब्रिक बना ले, कोई भी आपके पास सॉफ्टवेयर है, रिपोर्टराइज करो और प्रेस्क्राइब कर दो। जी सर। हाँ सर इस मेथड का एक और बड़ा मजा है कि हाँ, हम अगर ग्रुप ऑफ रूब्रिक सिलेक्ट कर लेते हैं, समटाइम ऐसी रेमेडी आ जाती है जो हमने जिंदगी में कभी पढ़ी भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, उस एक बार तक राइट उस तक भी रूब्रिक बड़ी बना ले आसानी से आप। हम पहुंच जाते हैं। जी, हाँ, सिर्फ राइट रूब्रिक्स पे आप जो है ना केस को डालें, तो दो तीन बिल्कुल, तीन रूब्रिक्स आपको एक्चुअल मिल जाएं 100% बस। एक्यूरेट, तो आपका केस निकल हाँ, जाता है सर। वो राइट होने चाहिए, इतना हो जाए कि आप राइट जी जी रूब्रिक बना लें जी और बिल्कुल। रिपोर्टराइज कर लें, उसको रिपोर्टराइज कर लें। जी सर। तो शुरू कई बार करते ऐसी हैं डॉक्टर करते, हम राशि। रिपोर्टराइज ही नहीं करते। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग डॉक्टर शोक गुड वाजा जी। मॉर्निंग। सभी डॉक्टर्स गुड को मॉर्निंग। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर पूनम, तो मेरा पर नमस्ते ही प्रणाम। पक्के हैं आप प्रभात देशम सबको। के। मैसेज कैसे करना मान है सर। इसमें? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नीचे पूरा नाम नहीं आ रहा, डॉक्टर SEEM आया है, आ रहा है। बड़े स्मार्ट डॉक्टर साहब खड़े हैं हमारे, फोटो क्या नाम है बोल नहीं रहे, और ऊपर है उनका म्यूट नहीं हुआ हुआ। बोलने की कोशिश करिए, बोलिए। Doctor, I'm from Kerala, Dr. Malti Menon. डॉक्टर Recently मान, joined this. ओके। Thank you very much. I'm so happy that I could तो get access to this. Thank you so much. केरला में कितने फॉलो कर रहे हैं? केरला में सर कितने फॉलोअर हैं माइंड टेक्निक के? कोई भी नहीं है सर, इसीलिए मैं अकेली हूँ। इसलिए मैं ओ, आई वाज ट्राइंग टू कीप इन कांटेक्ट विद एनीबॉडी हुम आई कुड गेट, जिससे मैं ये डिस्कस करूँ, क्योंकि मैं एक सीनियर डॉक्टर हूँ। मैं रिटायर्ड हाँ, प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज की हूँ, और मुझे ये 30 इयर्स तक मैंने क्लासिकल ही प्रैक्टिस करती थी।
When I was introduced into this, I was so happy about it, but I didn't have anybody whom I could contact and discuss. But when I got So this, kindly make a group of 40, 50, 20, any number, make a group of doctors. सर केरला में मुझे किसी को भी नहीं जानती जो ये प्रैक्टिस कर रही है, जो माइंड मेथड में। मैडम हम लोग जो ओल्ड पे हमको टीच करिए, जो ओल्ड पे है जी सर, उनके हाँ हम लोग कुछ नाम देते हैं मैडम आपको, हम लोग देते हैं नाम और एक ग्रुप बनवा देंगे। ओ सर थैंक यू सो मच, मुझे वो वेरी नेसेसरी, क्योंकि मुझे बहुत सारे डाउट्स आते हैं, किसी से पूछ भी नहीं सकती, एंड माय हिंदी इज नॉट दैट गुड बट आई कैन अंडरस्टैंड। मैंने उसको स्टॉप कर रखा है, बात करना डॉक्टर कैलाश चंद्रा सर अपना मोबाइल का कैमरा बंद कर लें प्लीज। डॉक्टर एम के जायसवाल सर अपना म्यूट कर लें फोन को प्लीज। डॉक्टर एम के जायसवाल सर म्यूट कर लीजिए। मान सर हम लोग को चितकारा क्लास सर, डॉक्टर चितकारा सर की क्लास के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए, कैसी होती थी, और फिर मीटिंग शुरू करते हैं। नहीं, मैं तो इतना की मिला हूँ डॉक्टर चितकारा सर से कि संगरूर में जब डॉक्टर एमएल सहगल और मास्टर सेमिनार था तो साथ में सर आए थे, जहाँ वहां जाते थे, सेमिनार होता था दिल्ली में डॉक्टर एमएल सहगल सर का, तो भी इतना टाइम नहीं मिलता था मेरे को मिलने को, तो उनकी जो मटीरियल मेडिका माइंड परचेज करके उसको उससे शुरू की हमने जर्नी। तो कौन उसके साथ रहा हो, शायद डॉक्टर राशि रहे हो। हमारे साथ मैं शुरू करता हूं। सर वेलकम, नमस्कार सर। नमस्कार, प्लीज जरूर सर बताइए। आप सबका स्वागत है, वेलकम, गुड मॉर्निंग। राशि ने कहा कि आप शुरू करिएगा, तो मैं तो राशि का इंतजार कर रहा था, अभी शायद राशि ने अपने आप को अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग राशि। अभी भी शायद वो नहीं है। ओके, सो हम लोग शुरू करते हैं। डॉक्टर चितकारा सर के बारे में डॉक्टर मान सर ने बहुत ठीक कहा कि डॉक्टर एमएल सहगल साहब और चितकारा साहब दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, और दोनों की काफी मतलब सीटिंग होती थी, और कभी कभी दिन पूरी रात होती थी। और वो सिलसिला जब शुरू हुआ था 1993 में, हम लोग जुड़े थे, मान सर थे और भी बहुत सारे, भूपेंद्र सर थे, बहुत सारे हमारे दोस्त थे दिल्ली में, डॉक्टर प्रेम सर थे, डॉक्टर मोहंती, हम सब लोग जाते थे वहाँ। फिर बाद में मंदिर मार्ग पर बिरला मंदिर है दिल्ली में, तो वहाँ हम लोगों ने क्लासेस शुरू की थी, और वो क्लास बहुत इम्पोर्टेंट मतलब हुआ करता था। हालांकि शुरू में बहुत दिक्कत थी, कुछ लोग आते थे, बहुत थोड़े लोग आते थे, 10, 12, 15, फिर धीरे धीरे वो सिलसिला चल निकला, लोगों को समझ में आने लगा, क्योंकि माइंड टेक्निक की बात सुन के होम्योपैथी में ही एक क्लास बनता चला गया कि अरे यार ये लोग तो माइंड से आगे निकलते ही नहीं, इनको पता नहीं, वही 2-4 सिम्टम पे ही लोग काम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, कुछ लोग आए फिर चले भी गए, लेकिन वो सिलसिला चला। और उसके बाद जो परफेक्ट मटीरियल मेडिका ऑफ माइंड जो एमएल सहगल साहब की किताब है, उसमें आपको जो भी उसका लिटरेरी एस्पेक्ट है वो चितकारा साहब का है। बाद में चितकारा साहब ने तकरीबन 900 मेडिसिन पर काम किया, उसके माइंड रूब्रिक्स को निकाला, और वो किताब भी अलग से आई है। आपको याद होगा कि होम्योपैथिक संदेश नाम का एक उस समय जर्नल आता था हिंदी में, बाद में उसमें कुछ अंग्रेजी के भी पन्ने जोड़े गए थे, तो वो चितकारा साहब एडिट करते थे। चितकारा साहब बाद में बीजेएन को ज्वाइन कर लिए थे, बीजेएन पब्लिशर्स को, तो वो जो होम्योपैथिक हेरिटेज निकलता था, अभी भी निकल रहा है, तो उसके वो रेजिडेंट एडिटर थे। तो इस तरह से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ, और चितकारा साहब चाहते थे कि ये चीज निकले दिल्ली से और क्लासरूम से बाहर निकले। और उसके बाद फिर वो क्लासेस शुरू हुई। फिर मान साहब का पूरा, मैं तो उसको गैंग बोलता हूँ, मान साहब पूरी गाड़ी में भरकर आते थे, और इस तरह से फिर सेमिनार शुरू हुए। फिर सहगल साहब भी निकलना शुरू किया, मतलब संजय सहगल और उनकी बात कर रहा हूँ, एमएल सहगल साहब तो नहीं निकलते थे। तो इस तरह से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ, और वो क्लासेस काफी समय तक चला। बाद में जब चितकारा साहब थोड़े से मतलब तबीयत उनकी बिगड़ने लगी, तो वो क्लास धीरे धीरे इंटरप्ट हुआ।
लेकिन वो क्लास फिर सैगल क्लास के रूप में अलग से, फिर बाद में डॉक्टर मोहंती ने अलग से शुरू किया, हम लोग फिर IIT दिल्ली में जमा होते थे। तो इस कुछ शिफ्ट हुआ, लेकिन वो क्लास चलता रहा, बीच में इंटरप्ट हुआ था। लेकिन खुशी इस बात की है कि जहां भी लोग निकले सैगल स्कूल से, वो वहां पर उन लोगों ने क्लासेस शुरू कर दिए, और उसका एक बहुत अच्छा असर है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में, गुजरात में, साउथ में, वो डॉक्टर मालती बता रही थी कि वहाँ एक क्लासिकल होम्योपैथी तो है, लेकिन ये माइंड टेक्निक पर और या माइंड सिम्टम्स पर बात करने वाले लोग कम हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग लिंक देंगे मालती जी, और निश्चित रूप से इस जूम ने और ये जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, इसने तो हम लोगों को दुनिया भर से जोड़ दिया। अभी पाकिस्तान से हमारे साथी हैं, इटली से हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, सिंगापुर से हैं। तो इस तरह से ये क्लास चल रहा है, और मैं तो राशि को, विशेष रूप से डॉक्टर राशि को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने फिर से हम लोगों को जोड़ा। हम तो, मान सर और हम लोग तो बहुत पुराने मित्र हैं, लेकिन हम मिल रहे हैं 20-25 साल के बाद मिल रहे हैं। बस कभी कभार एक दूसरे को हम लोग याद कर लेते थे, लेकिन ये सिलसिला अभी हमने शुरू किया। तो मान सर, मैं 5-10 मिनट और लेके फिर आपको सुनूंगा। इजाजत है? मैं तो मान साहब को ही अपना सीनियर मानता हूँ जी। मैं थोड़ी सी बात ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की करूंगा। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, हम लोग जब माइंड टेक्निक पर काम करते हैं तो हम लोग ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन को भूल जाते हैं, लेकिन जरूरी है कि हम अगर ऑर्गेनन को याद रखेंगे तो हम माइंड टेक्निक को बहुत मजबूती से समझेंगे और बहुत बेहतर उसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। मुझे एक रेफरेंस मिला था जब मैं रात में थोड़ी सी किताब देख रहा था, तो हिस्ट्री ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन की एक प्रोसीडिंग्स है, उसका एक रेफरेंस मुझे मिला। उसका वॉल्यूम 4 में एक बहुत छोटी सी लाइन है, लेकिन बड़ी खूबसूरत लाइन है। लाइन ये है कि डिजीजेस आर डायनामिक नॉट मटेरियल। अब ये बातें एलोपैथी की किताब में मुझे मिली, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग तो ये बात कहते ही हैं, लेकिन एलोपैथी वाले भी डिजीज को डायनामिक मान रहे हैं। और उसके बाद और भी उसके जब डिटेल्स देखे तो उसमें एक लाइन, वो बहुत ही खूबसूरत लाइन है, वो ये कि द सब्सटेंसेस एंड इम्प्यूरिटीज दैट appear in the diseases are product not producers of disease। तो ये प्रोडक्ट और प्रोड्यूसर्स का जो कॉन्सेप्ट है कि डिजीज को प्रोड्यूस कौन कर रहा है, मॉर्बिडिटी क्या है, उस बीमारी के एपियर होने से पहले की प्रोसेसिंग क्या है, उसको समझे बगैर प्रॉपर डिजीज को नहीं समझा जा सकता। और जब तक हम पूरी डिजीज नहीं समझेंगे, हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। माइंड टेक्निक में हम लोग यही काम करते हैं कि डिजीजेस जो शुरू हुए, उनकी क्या उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से शुरू हुआ, वो ओरिजिनेट कहाँ से कर रहा है। अगर वो फीलिंग के रूप में आपने पकड़ लिया, तो आप माइंड के उस रूब्रिक से एडजेक्ट मेडिसिन तक पहुंच सकते हैं। ये हम लोगों की समझ है, और हम उसी आधार पर जो जितने भी माइंड टेक्निक पर काम कर रहे हैं, हम उसी आधार पर काम करते हैं। ऑर्गेनन में बहुत सारे सेक्शन है। ऑर्गेनन के सेक्शन 1 से लेकर आप लास्ट सेक्शन तक जाएंगे, उसमें आपको माइंड और माइंड की ही बात मिलेगी। सेक्शन 72 से 81 तक तो पूरा, जैसे डिजीज को समझना, डिजीज क्या है उसको समझने का पूरा सेक्शन है। 210 से लेकर लगभग 230 या 31 तक का जो सेक्शन है, वो पूरा मेंटल और इमोशनल डिजीजेज पर ही है। हालांकि उसको एक अलग कैटेगरी के रूप में देखते हैं, मेंटल डिजीज अलग है और माइंड के रूब्रिक्स अलग है। ऐसे ही 245 से लेकर 255 या 265 तक का जो रूब्रिक्स है, वो केस मैनेजमेंट का रूब्रिक्स है। तो इस तरह से हम माइंड के रूब्रिक्स को अगर पकड़ना शुरू कर दें तो हमारे लिए बहुत इजी होगा। हम फिजिकल सिम्टम्स पर शायद मिस हो सकते हैं, फिजिकल सिम्टम्स पर कंफ्यूज हो सकते हैं, या वहां से हम दवाई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये संभव है। लेकिन माइंड के माध्यम से अगर हम दवाई तक पहुंचना चाहते हैं तो बहुत इजी है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि मैं पब्लिक हेल्थ पर काम करता हूं, और यही चीज मैं अपने आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पब्लिक हेल्थ जो है, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन जिसको कि हम लोग
बस ऐसे ही पढ़ते थे अपने मेडिकल कॉलेज में, उसको अगर हम अपना आधार बनाते हैं, जैसे एपेडेमिक्स का ये दौर है, एपेडेमिक्स में होम्योपैथी को लेकर हम लोगों ने दिल्ली में एक ऑफिशियल बड़ा रिसर्च किया, उसमें करीब 150 डॉक्टर दिल्ली के इन्वॉल्व थे और 5 आर्म ट्रायल हुआ। मेरे ख्याल से आजाद भारत में इतना बड़ा कम्युनिटी ट्रायल बहुत शायद पहली बार हुआ है। और चूंकि दिल्ली बोर्ड में हम लोग हैं, दिल्ली सरकार में जो आयुष मंत्रालय, उन सब लोगों ने मिलकर, और उसमें बहुत अच्छे अनुभव हुए। क्या रिजल्ट आया या क्या रिजल्ट आएगा वो सेकेंडरी है, लेकिन उसमें काम करने का जो तरीका है, जिसमें हम लोगों को टारगेट करते हैं मॉडर्न मेडिसिन वाले कि इन लोगों के पास कोई साइंटिफिसिटी नहीं है, इनके पास कोई एविडेंस नहीं है, इनके पास कोई इस तरह का साइंटिफिक टेक्निक नहीं है, वो सब चीजें हम लोगों ने तोड़ी। और उसमें जो हमारे पीयर्स थे, हमारे जो गाइड थे, हमारे जो मेंटोर्स थे, जो और खास करके एनालिस्ट थे, वो सब एलोपैथी के लोग थे। तो उन लोगों को होम्योपैथी समझने में बड़ा, मतलब एक तरह से बड़ा उनके अंदर कौतूहल भी था। पहले तो वो रेसिस्ट कर रहे थे कि क्या होता है, ये तो कुछ होता ही नहीं, लेकिन बाद में उन लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। तो मैं डॉक्टर मान सर और सारे अपने लीडर्स को, मैं तो इन लोगों को लीडर्स कहता हूँ, हमारे जितने भी लोग हैं, हम लोग थोड़ा सा पब्लिक हेल्थ से लिंक करें अपने आप को। क्योंकि देखिए अपनी पढ़ाई तो हमारी आपस की पढ़ाई है, जिसमें हम एक दूसरे को सुनकर सीखकर खास करके अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा इम्प्रूव करते हैं, कुछ खास मेडिसिन के बारे में अपनी समझ क्लियर करते हैं। लेकिन पब्लिक में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब लोग बहुत पीड़ित हैं, बीमार हैं, और मजबूरी में उनको एलोपैथी में भागना पड़ता है। वहां पर ही उनका इलाज, उनको लगता है कि यही सिस्टम है जो बीमारियों को, महामारियों को डील कर सकता है। तो थोड़ा सा पब्लिक हेल्थ के फील्ड में भी हमको जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अपना फील्ड वही चुना है, इसीलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूँ। और तीसरी बात और अंतिम बात, मैं एक छोटी सी मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन आपके सामने रखूंगा। मैंने एक छोटा सा नोट्स तैयार किया है रात में, तो मैं आपको वो मेडिसिन आपके सामने रखता हूँ। मैं चाह रहा था कि कुछ केस दिखाऊं, लेकिन आज पहली बार मैं सोचता हूँ कि केस अगली बार जब मौका मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा। आज मैं एक मेडिसिन का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेडिसिन है कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन हम लोगों ने सहगल साहब से पढ़ा था, एमएल सहगल साहब से हम लोगों ने कार्सिनोसिन पढ़ा था। बाद में चित्कारा साहब ने भी उसको थोड़ा सा इलेबोरेट किया था। हमारे साथ एक डॉक्टर पीपी मल्होत्रा हुआ करते थे, जो चित्कारा साहब के साथ काफी सक्रिय रहते थे। उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं। उनका एक वर्ड है जो बहुत फेमस है, प्रोमिसोलोन। वो प्रोमिसोलोन वर्ड यूज करते थे। प्रोमिसोलोन का मतलब कि आप प्रॉमिस करो कि आप सिंगल मेडिसिन पे ही रहोगे। तो ये उनका वर्ड था जो अभी तक मुझे याद है। और वो जब चित्कारा साहब, सहगल साहब जब आपस में मजाक करते थे, तो उनको ऐसे ही करके वो एक तरह से चिढ़ाते भी थे कि ये प्रोमिसोलोन आ गया देखो। तो मुझे लगता है कि सिंगल मेडिसिन तक पहुंचने के लिए जब तक हम मेडिसिन को नहीं समझेंगे, जब तक हम पेशेंट्स को नहीं समझेंगे, तब तक हम काफी कंफ्यूजन में रहेंगे। क्योंकि बहुत सिमिलरिटी मिलेगी सिम्टम्स में, बहुत थोड़े थोड़े बाइफर्केशन से आपके मेडिसिन बदलते हैं। कैंसर के बारे में बस छोटा सा डिस्क्रिप्शन में दूंगा, 2-4-5 मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा। कैंसर कार्सिनोसिन नाम की जो दवा है वो कैसे बनती है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है उसको अगर आप देखेंगे, जो प्रूविंग्स की जो प्रोसीडिंग्स है उसमें जाके देखेंगे, तो इन्फेक्टेड ब्रेस्ट के टिश्यूज से कार्सिनोसिन नाम की दवा को बनाया गया है। जो कैंसर युक्त स्तन होता है उससे इस दवा को प्रोसेस किया गया है। अब आप इससे इस पूरे दवा का एक डिस्क्रिप्शन समझ सकते हैं। अब ये दवा क्या है, आमतौर पर जो हमारे यहाँ मयाज्म के कॉन्सेप्ट हैं, उस मयाज्म में साइकोसिस और सिफिलिस के बीच में आपको कैंसर का एक स्टेज दिखेगा। अब तो कुछ डॉक्टर ने, कुछ हमारे मास्टर्स ने इसको मयाज्म मान लिया है कि कैंसर इज अ मयाज्म। इसमें जो इसका सेंट्रल इस मेडिसिन का जो सेंट्रल थीम है वो क्या है, वो थीम है कि वो काम करना चाहता है। कैंसर का जो कार्सिनोसिन का जो पेशेंट है वो अपनी पूरी चीजों को सहकर उससे बाहर निकलना चाहता है। वो चाहता है कि इतने बड़े संकट से हम कैसे निकलें,
उसको कामयाबी की उम्मीद होती है, वो उसको पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाता है। उसका एफर्ट जो है वो बहुत साफ साफ दिखेगा। कैंसर का जो पेशेंट है, कार्सिनोसिन का जो मरीज है, वो अपनी कामयाबी के लिए, अपनी सफलता के लिए, अपने आप अचीव करने के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए वो पूरी एफर्ट करता है। ये इसका सेंट्रल थीम है। इसलिए इसको समझना बहुत इजी है। हम में से बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो इस मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन सुनते हैं तो कहते हैं अरे ये तो हमारे अंदर ये गुण है। खास करके कार्सिनोसिन का जो पेशेंट होता है ना, वो अपनी जवानी में बहुत मेहनत करता है। उसका जो यूथहुड है, उसका जो जिसको बोलते हैं ना गोल्डन टाइम जो होता है, उसमें बहुत मेहनत करता है। और जाहिर है उसके अंदर बहुत अरमान होते हैं, बहुत उम्मीदें होती हैं। उसके ऊपर एक तरह से आप कल्पना कर सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर उनके पेरेंट्स का दबाव होता है कि तुमको ये बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको सिविल सर्वेंट बनना है। तो उसके लिए वो एफर्ट करता है, उसको अपनी माता पिता के इच्छाओं के अनुरूप उतरना है, उसको काम अपने आप को दिखाना है कि हाँ हमने आपने जैसा चाहा था वैसा हमने किया। तो वो उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करता है। वो अपने आप को आप कह सकते हैं कि असाधारण रूप से मेहनत करता है, जगह सब कुछ करेगा वो। तो ये खास करके कार्सिनोसिन का एक कैरेक्टर है। कार्सिनोसिन में अस्तित्व की लड़ाई बहुत होती है। वो उसको लगता है कि उसका वजूद इसी बात पे टिका हुआ है कि वो अगर कामयाब नहीं हुआ तो वो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा होता है। आप समझ लीजिए कि वजूद की लड़ाई का मतलब कि वो बिल्कुल पूरी ताकत लगाता है। कैंसर के जो रोगी होते हैं उनमें आप ये समझ लेंगे कि जो कैंसर का भी मरीज है, आप उससे इसको रिलेट करके देखिए। कैंसर के पेशेंट्स को जब पता चलता है कि उसको कैंसर है तो उसके अंदर क्या फीलिंग होती है। उसको ये लगता है कि बस जिंदगी और मौत के बीच में उसकी जो हिम्मत है वही उसको जिंदा रखेगी। तो इसलिए वो अपने होल्ड के साथ अपनी जो भी उसकी एनर्जी है उसको होल्ड करता है, और उसको होल्ड करके ही वो सरवाइव करने की कोशिश करता है या उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। ये अलग बात है कि जब वो बहुत भाग दौड़ करता है, निराश हो जाता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन वो संघर्ष में कहीं भी अपने आप को पीछे नहीं छोड़ता है। जो कार्सिनोसिन का पेशेंट्स है वो बहुत आदर्श स्थिति में बने रहने के लिए उसको जो भी करने पड़ते हैं वो करता है। तो आपको पूरे कार्सिनोसिन के सिम्टम्स आपको इसमें दिखेंगे। इसमें फास्टिडियस दिखेगा, इसमें आपको सेंसिटिव टू एराप्रोमेंट्स दिखेगा। उसको कोई अगर डांटता है या कोई कुछ उसको टोकता है तो उसके लिए वो बहुत सेंसिटिव होता है। उसके अंदर कॉम्पैशन दिखेगा, उसके अंदर ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। वो हर जगह जल्दी में होगा। गाड़ी में भी अगर गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो उसको वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करेगा कि हम जल्दी पहुंचे, हम देर ना हो जाएं। ये सारी चीजें कार्सिनोसिन के पेशेंट्स में होती है। कार्सिनोसिन का जो पेशेंट्स होता है वो बड़ा, उसको अम्यूजमेंट बहुत पसंद है। वो म्यूजिक पसंद करेगा, नेचर को पसंद करेगा, वो पहाड़ों में जाना चाहेगा, समुद्र के किनारे जाना चाहेगा। तो ये जो उसकी एक अपने आप को मेंटेन रखने की जो उसके अंदर की चाहत है, ये उसको इस तरफ लेके जाती है। जैसे पल्सटिला और इग्निसिया में आप देखेंगे वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, वैसे ही कार्सिनोसिन का पेशेंट भी बहुत सेंसिटिव होता है। उसके अंदर एक चाह होती है कि उसको एक अच्छा बच्चा बनना है, अपने माँ बाप का आज्ञाकारी पुत्र बनना है, या जहां भी वो नौकरी कर रहा है तो उसको लगता है कि उसको अपना बेस्ट देना है। डॉक्टर है तो उसको लगता है कि वो अपने मरीज को ठीक से मैक्सिमम अटेंशन दे, उसका मरीज बिल्कुल ठीक हो जाए। निश्चित रूप से फास्टिडियस है तो वो साफ सफाई भी चीजों को अरेंज रखेगा, उसके कमरे की चीजें आपको इधर उधर बिखरी हुई नहीं दिखेंगी। ये सारी चीजें कार्सिनोसिन के मरीज में आपको दिखेंगे। और उसका डाइट भी बहुत हेल्दी डाइट होता है। वो अक्सर चॉकलेट पसंद करेगा, मिल्क पसंद करेगा, फ्रूट्स पसंद करेगा। ये सब कार्सिनोसिन के कैरेक्टर हैं। और उसके इर्द गिर्द आप अगर कोई कैरेक्टर देखते हैं तो फिर आपको उसमें बहुत सारे रूब्रिक्स मिलेंगे, जैसे ऑफेंडेड इजिली, टेक्स एवरीथिंग इन अ बैड पार्ट। ये परफेक्ट मैथमेटिक्स ऑफ माइंड में आप जाएंगे तो उसमें सिंगल सिम्टम्स बहुत मिलेंगे। सिंगल सिम्टम्स में जैसे एलिमेंट,
after being abused with indignation, अगर उसको उसको इस बात का ये रहता है कि अगर उसको किसी ने कुछ कह दिया तो उसके तकलीफ बढ़ जाएगी। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स मिले। आंसर्स ऑल क्वेश्चंस, उसको आपने कुछ पूछा तो वो लगभग सभी क्वेश्चंस का आंसर करेगा, वो नोट कर लेगा, आपको कुछ भी छोड़ेगा नहीं। आर्टिस्टिक होता है, नेचुरली वो अपनी सब चीजें अरेंज रखता है, फिंगर टिप्स बाइट करता रहेगा। ये सब सिंगल रूब्रिक्स हैं इसमें। कंसोलेशन काइंड वर्ड्स एग्रावेट्स, उसको कंसोलेशन नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक लेवल पे अपने आप को पाता है, उसको लगता है कि ये झूठ मूठ का मुझे ये क्यों ये समझा रहा है। सुसाइडल टेंडेंसी होती है, कार्सिनोसिन के पेशेंट्स में सुसाइडल टेंडेंसी होती है। जाहिर है कि वो इतने सारे प्रॉब्लम से डील कर रहा होता है, तो उसको लगता है कि नहीं, या तो आर पार, ये वो सोचता रहता है। डांसिंग, ये सब सिम्टम्स आपको मिलेंगे। इंटेलिजेंट, इरिटेबिलिटी बिकॉज ऑफ फॉरगेटफुल, अगर वो कुछ आपसे बात कर रहा और भूल गया, उसको वो चीज याद नहीं आ रही है, तो आप उसकी अवस्था देख के हैरान हो जाएंगे कि वो कुछ भी सर नोच सकता है। मैं एक बार जापान में था, तो मुझे टिपिकल ये कैरेक्टर मिला था। उनको कुछ मुझे बताना था, लेकिन वो बता नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने बाल लिटरली नोच लिए, उनके हाथ में बाल आ गए, और भी कई सारी चीजें। तो ये सारी चीजें हैं, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। उसके अंदर वो टैलेंटेड होता है, उसके अंदर खुद को, लोगों को, सबको प्यार करने की, लोगों को चाहने की, लोगों को रिस्पेक्ट करने की एक चाहना होती है। तो ये एक फास्टिडियस कैरेक्टर मैंने कार्सिनोसिन का आपके सामने रखा। अगली बार मैं आपको इसका बिल्कुल लाइव केस दिखाऊंगा, अगर मुझे मौका मिला। मैं चाहूंगा कि मान सर अब इसके बाद इस बात को आगे बढ़ाएं। मैं मान सर को ही सुनना चाहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स डॉक्टर अरुण कुमार। ऑर्गेनन के बारे में भी आपने अंडरस्टैंडिंग दी, कैसे होम्योपैथी को पब्लिक में लेके जाएं, और कार्सिनेशन की ब्यूटीफुल पिक्चर के अगर कोई जितना भी अच्छा इंसान हो सकता है, गुड क्वालिटीज हो सकती है, बेस्ट क्वालिटीज होते हैं, वो कार्सिनोसन होता है। और उसमें एक है कि एलिमेंट फ्रॉम टू लॉन्ग डोमिनेशन फ्रॉम पेरेंट्स। उसमें उसके पेरेंट्स, जैसे आज की सिचुएशन है कि पेरेंट्स इतना डोमिनेट करते हैं चिल्ड्रन को कि आपने आईएएस बनना है, आपने आईपीएस बनना है, आपने डॉक्टर इंजीनियर बनना है, ऐसे तो उन बच्चों में ऐसी बात आ जाती है। तो मैं आपको केसेस करवाऊंगा। पहले एक केस है जिसमें कि कैसे, जैसे हम बार बार बोलते हैं कि आप जैसे डेली कोई रिलीजियस पाठ करते हैं, ऐसे ही माइंड सेक्शन में 10, 15, 20 पेजेस से रोज निकले आप, आपके माइंड में हो कि कहीं मैंने ये रुब्रिक पढ़ा था। आपको प्रॉपर याद नहीं रहेगा, तो आपको होगा माइंड में, आप देख लेंगे। तो मेरे पास एक बहुत, जैसे मैं बता रहा था डॉक्टर अरुण, और हमारी लॉन्ग जर्नी है, तो ये केस 2005 का है। उस समय एक लड़की को मेरे पास लेके आए, 18 साल उसकी उम्र थी। 5 जुलाई 2005 में she was in semi-conscious stage, staring constantly at one point, speaking nothing from 15 days। वो कुछ नहीं बोल रही थी 15 दिन से, जैसे सेमी कॉन्शियस स्टेज में थी। Her parents thought that she is under the control of some bad soul, कि कहीं कोई बुरी आत्मा की उस पर छाया पड़ी हुई है। Have already gone to बाबाज, तांत्रिक्स, ऐसे इन लोगों पर ऐसे केसों को लेके जाया जाता है। Somebody told them about me that Dr. Maan deals with such cases, being a homeopath and rationalist, तर्कशील। तो आप उनके पास जाएं, किसी ने बोला और लेके आए। I tried my best to know about her feelings, but she answered nothing. Was sitting at one place, looking at one point, there was no movement of eyes। एक ही जगह वो टिकटिकी लगा के लड़की बैठी रही। Her mother told, she says at home, उसकी मदर ने बोला कि वो क्या कहती है घर में।
I am seeing someone dead person is alive. I am seeing dead person is lying. Ladies are weeping. Ladies are weeping, and I am fearful of that dead person. कि इसको एक कोई मरी हुई कोई लड़का लड़की दिखता है, औरतें रो रही है और ये डर रही है कि वो जो डेड पर्सन पड़ा हुआ है उसको देखता है। तो मैंने जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे माइंड में था कि कहीं मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है। आई हैव इन माइंड सच rubric under delusion dead. So I started searching in mind section of repertory under the heading delusion and there is a rubric. तो मैंने सोचा कि मैंने कहीं पढ़ा था ऐसे rubric है delusion dead, उसके अंडर सब rubric है, पर मेरे को उस समय रिमाइंड नहीं हो रहा था। तो मैंने रिपर्टरी में ढूंढना शुरू किया, तो उसमें डॉक्टर अरुण, डॉक्टर अशोक उपाध्याय, डॉक्टर राशि एक कंप्लीट rubric मिला उसका, जैसे वो लड़की ने बोला था घर में, delusion dead corpus comma acquaintance corpus of absent acquaintance on sofa and was dead। ये प्रॉपर rubric था कि उसको लगता था कि कोई उसकी जान पहचान का सोफे पर मरा हुआ पड़ा है। delusion dead corpus acquaintance corpus of absent acquaintance on sofa, कि सोफे पर मरा पड़ा है कोई, ये मन में आ रहा है प्रॉपर rubric था एंड हेल्ड रेड। तो डॉक्टर अशोक उपाध्याय जी लिखेंगे rubric को प्रॉपर delusion dead के नीचे कॉर्पस acquaintance, तो उसमें सिंगुलर आर्सेनिक थी, आपको पता नहीं और कितनी ऐड कर दी होंगी। तो सिंगुलर आर्सेनिक थी, इट suited word to her delusion. So as Dr. M.L. Sehgal had said, to be a successful prescriber on mind symptoms, present mental state, you go through mind rubrics repeatedly so that you have in mind that there is some rubric matching to the wording of your patient. हमारे गुरु, हमारे मास्टर कहते थे कि आपके मन में ऐसा होना चाहिए कोई बिल्कुल फिटिंग rubric। मैं तो कमाल है डॉक्टर अरुण जी के, कोई भी नहीं हमारी रिपर्टरी में जो ना मिलता हो। ये हमारी लैकिंग है, हमारी लैक ऑफ नॉलेज है कि हम नहीं वहां तक पहुंचते, पर कोई भी कैसे भी स्लाइटेस्ट जो डेंट है उसकी पर्सनैलिटी में किसी पेशेंट के समय को समय हमारी माइंड सेक्शन में मिलता है। तो उसको मैंने 5 जुलाई 2005 को आर्सेन कैल्वम 30 सिंगल डोज दी, एक हफ्ते के लिए उसको मैंने प्लेसिबो दी। 12 जुलाई को आफ्टर 7 days वो आए delusion dead corpus acquaintance on sofa and head red, तो कंप्लीट क्लियर rubric है। 12 जुलाई को वो आए, to my utter surprise she became 100% normal in behavior, 100% normal हो गई immediately लड़की। joined her studies from 7/7, 2 दिन बाद स्टडी ज्वाइन कर लिए। her mother told she was 100% normal from next day, that is 6/7/2005। so see the wonderful results। तो ऐसे हम ऐसे वंडरफुल रिजल्ट मिलते हैं कहीं, जहां कहीं हमारे ब्रदर्स, हमारे कोलीग, इवन एमडी साइकोलॉजी साइकाट्री, वो होल लाइफ उनको स्किज़ोफ्रेनिया में डाल के मेडिसिन देते रहते हैं। क्या मजा है होम्योपैथी में, कितनी वंडरफुल साइंस है ये। अगर हम सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर को, सेंट्रल हेल्थ सेक्रेटरी को ऐसे उनको माइंड में ये माइंड वॉश कर दे कि होम्योपैथी है क्या और कैसे सिंगल डोज ठीक करती है, और आपके जो साइकाट्रिस्ट हैं जो मॉडर्न साइंस कहलाती है वो सालों बदी उनको मेडिसिन देते रहते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा केस था कि आपको ये जरूरी है कि जो हम स्टडी करवा रहे हैं आप डेली गो थ्रू हो 10, 15, 20, 25 पेजेस जो है माइंड सेक्शन के। थैंक यू। फर्स्ट केस था जी, इसमें कोई पूछना हो किसी ने कुछ भी? थैंक यू सर। मनोज सर, डॉक्टर मनोज जायसवाल सर।
हेलो, अभी आ गया डॉक्टर मनोज कुमार, लेफ्ट पता नहीं कैसे हो गए। हाँ हेलो। वेलकम सर। हाँ अशोक दा, और बाकी जी और भी जो डॉक्टर हैं उनको पहले बोलने दीजिए, फिर मैं लास्ट में बोलूंगा। अच्छा हेलो हेलो सर। जी हाँ जी। बोलिए। हेलो। हेलो सर। हाँ जी। हाँ डॉक्टर हाँ पूनम। अभी, हाँ जी, अभी मैंने 3-4 दिन पहले ही एक पेशेंट को, मिनोरेचिया का केस था, उसको 19 डेज से उसको ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही थी। उसको अच्छा। मैंने कार्सिनोसिन 30 की एक डोज दी थी और ग्रेजुअली 2-3 दिन में ठीक हो गई। और उसका मेन जो था वो था कि शी लव्स टू डांस, कि वो म्यूजिक चला के और बस अंदर से होता था कि मैं डांस करूं। और ये भी आपने बताया अम्यूजमेंट, लव फॉर अम्यूजमेंट, तो उसमें डांस का बहुत इम्पोर्टेंट मुझे मिला रूब्रिक। बाकी तो और थे भी बट मैंने इसको बेस किया। और इसमें अगर हम आप देखोगे माइंड रिपोर्टरी में लव्स टू डांस में शायद कार्सिनोसिन जो है वो सिंगल रेमेडी है, सिंगल है, लव बिल्कुल डांसिंग। सिंगल हाँ है। जी। तो आई गॉट ब्यूटीफुल रिजल्ट विद इट। तो देखिए कुछ भी मिल सकता है। आप पेशेंट बोले और आप ढूंढ पाए, ऐसा कुछ नहीं है जो होम्योपैथी में ना मिले। मजे की बात हो जी। अभी भी मैंने जो मेरा एक हायोसेम्स का केस था, मेमोरेबल था, वो लड़की कल फिर आना पड़ा। अब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई 2012 में। डॉक्टरों ने उनको, मैंने पहले लेक्सिस दी, एम्ब्रा दी, पर वो पर्ची उनके पास 2012 की मेरी वही वर्डिंग एक कोने में लिखा हुआ है कि सर आपका बड़ा नाम है, बड़े पेशेंट ठीक करते हैं आप, मैं तो फिर मानूंगी मेरे को ठीक करेंगे और फिर मैं लाइनें लगा दूंगी पेशेंट की। देखिए कल मैंने जब 2012 की उनके पास स्लिप देखी, उसके एक कोने में पंजाबी में वर्डिंग थी इनसाइटिंग, तो वो हायोसम से निकल गई थी जो छोड़ दी थी लेडी। कल वो इतने सालों बाद दोबारा आई और चलो अभी तो और कंडीशन थी उसकी कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो कुछ भी मेंटल डिजीज तो इतनी जल्दी हम क्योर कर देते हैं। डॉक्टर पूनम को मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, बहुत अच्छा रूब्रिक उन्होंने पकड़ा। मेरे पास एक केस है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। कैंसर का पेशेंट है और वो कान में वो म्यूजिक वो लगाकर, ईयर प्लग लगाकर क्लिनिक में आया। जब हमने उनसे पूछा कि भाई आप ये क्यों लगा कर आए हैं, अभी आप हमसे बात कर लीजिए थोड़ी देर। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये हमारी दवा है, इससे मुझे रिलीफ मिलता है। फिर थोड़ी देर अच्छा और अच्छा। जी, और जब मान साहब जब उससे हमने बात की तो उसने ये भी बताया कि मुझे म्यूजिशियन बनना था, मैंने बहुत ओ ट्राई करे, बहुत ट्राई करे, ये जितने भी म्यूजिक के कॉम्पिटिशन्स होते हैं गए, मुझे सब निकाल हटा देते थे वहां से कि नहीं नहीं तेरे गले में कुछ नहीं है, तू म्यूजिशियन, तू कुछ और कर ले। तो मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार दी, मुझे म्यूजिशियन बनना था लेकिन मैं बना नहीं। अब इस बीमारी को मैं इसी म्यूजिक से डॉक्टर साहब ठीक करता हूँ। मुझे सुनने सुनने में आया कि आपके यहाँ कुछ ऐसी दवाई होती है, आप दवाई दे दो और ये जो मेरा म्यूजिक है, ये दोनों मिलकर मुझे भरोसा है मैं ठीक हो जाऊंगा। ये उसके पिक्चर थे। बिलीव वेरी गुड वेरी कार्सिनोसिन गुड। 200 पे ये पेशेंट चल रहा है सर, काफी उसको रिलीफ है, उसका सीए मार्कर वगैरह बहुत रिड्यूस हुआ है। और मुझे मालूम नहीं कि वो कैंसर उसका ठीक होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसकी जिंदगी लौट आई है। कभी मैं उसका वीडियो दिखाऊंगा। थैंक यू। वेरी गुड वेरी गुड। तो नेक्स्ट डॉक्टर स्पीकर लखन सर कौन है? से, डॉक्टर लखन सिंह सर प्लीज कैमरा ऑफ कर लीजिए। और डॉक्टर गोपाल पंडित सर वेलकम सर, आगे आपका केस थैंक यू। कीजिए प्लीज। ये बहुत छोटा सा एक केस है एडेनेक्सल सिस्ट का। एक 32 वर्ष की महिला, शरीर से काफी कमजोर, मुरझाया, उदास चेहरा लेकर मेरे क्लिनिक में बैठी। 5 मिनट के बाद जब मैं उसकी ओर मुखातिब हुआ तो वह बताने लगी कि डॉक्टर साहब करीब 6 माह से मेरे पेट के नीचे काफी दर्द रहता है, स्तन के नीचे कीड़े रेंगने की अनुभूति होते रहती है। मैंने इसके लिए दवाई तो बहुत कराई परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। अब मुझे सीधा मौत ही दिखाई पड़ रही है, परंतु बच्चों का चेहरा देखकर काफी दया आने लगती है कि इनका क्या होगा। चिंता से भूख प्यास सब समाप्त हो गया है। मैं कोई काम धाम भी नहीं कर पाती हूँ, किसी तरह खाना बना लेती हूँ। मैंने पूछा कि जब आपको काफी दर्द होता है तो आप मैनेज कैसे करती हो, तो उसने बताया कि दर्द जब होने लगता है तब मैं रोने चिल्लाने लगती हूँ और उस समय मुझे लगता है कि अब प्राण निकल जाएगा।
एलोपैथिक डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी है, परंतु मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती हूं, क्योंकि मैं 2 बार पेट का ऑपरेशन करवा चुकी हूं। मेरा शरीर कमजोर है और इस बार के ऑपरेशन में अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? छोटा छोटा बच्चा है, इनकी देखभाल कौन करेगा? बातचीत के क्रम में मैं उसके चेहरे पर त्योरी या भौं यानी फ्रॉनिंग काफी हो रही थी। आगे मैंने पूछा कि आप एलोपैथिक दवा छोड़कर होम्योपैथिक दवा और मुझसे ही दवा क्यों लेना चाहती हो? इस पर उसने बताई कि 5 वर्ष पहले मुझे मेंस में काफी तकलीफ रहती थी। उसका इलाज मैं बहुत जगह कराई थी, परंतु नहीं ठीक हुआ था। अंततः आपके पास मैं जब दवा खाई तो पूर्णतः ठीक हो गया। इस बार भी काफी निराश होकर आपके पास आई हूं। रोगी द्वारा दिए गए वक्तव्य का जब मैं एनालिसिस करने लगा तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें मेरे समझ में दिख रही थी। रोगी को अपने बच्चों की चिंता बहुत अधिक थी। वह ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी। दर्द की वजह से उसे सीधा मौत ही दिखाई पड़ती थी। अपनी दयनीय अवस्था में काफी निराश और असहाय महसूस कर रही थी। इसकी दवा आप लोग शायद समझ गए होंगे। उस केस में मैंने निम्नांकित रूब्रिक लिया: एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज, फियर इंज्यूर्ड ऑफ बीइंग, फियर हैपन समथिंग to weeping pain with, shrieking pain with, objective reasonable and delusion poor each। इन सारे मानसिक लक्षणों पर 18/10/1921 को सिपिया 30 3 खुराक और प्लेसिबो 1 माह के लिए दे दिया। 1 माह बाद यही 16/11 को फॉलो अप के लिए आई। रोगी का चेहरा देखकर मैं भी पहचान नहीं सका। चेहरा काफी सजीव खुशहाल लग रहा था। उसने बताई कि दवा से मैं बिल्कुल ठीक हूं। दवा खाने के 3-4 दिन बाद से ही मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। अब मैं सब काम धंधा अच्छी तरह से कर लेती हूँ। भूख प्यास भी ठीक लग रही है। स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है। पुनः मैं 1 माह का प्लेसिबो दे दिया हूँ। धन्यवाद। होम्योपैथी एवं मेंटल सिम्टम की ओर ध्यान दिलाने वाले डॉक्टर एमएल सहगल तथा इस तकनीक को प्रोत्साहन देने वाले सभी डॉक्टरों को कोटि कोटि नमन। थैंक यू डॉक्टर गोपाल। थैंक यू सर। सर एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं अपना बता दे रहा हूँ 2 मिनट में, फिर मनोज सर का केस लेंगे। राइट। मेरे पास मेरी एक रिलेटिव ने बताया कि वो प्रेग्नेंट थी। बोले सर मेरा बेटा तो डांसर बनेगा पक्का। बोला क्यों? बोले जरा सा म्यूजिक बजता है वो मूवमेंट करने लगता है, डांस करने लगता है। हालांकि मुझे पेट में दर्द होता है बहुत। तो हमारे पास कार्सिनोजेन का एक सिंगल रूब्रिक है, डांस डिजायर फेटस म्यूजिक म्यूजिक ऑन है सर, म्यूजिक टू जी। मैं ये चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ। और मैंने उसको कार्सिनोजेन उस समय 1 mg के डोज दिए सिंगल, और इसके बाद से उसका फीटस जो था म्यूजिक के बाद मूवमेंट उतना नहीं करता था और उसको पेन बिल्कुल चले गए और नॉर्मल डिलीवरी हुई। डांस डिजायर टू फीटस ऑफ टू म्यूजिक कार्सिनोजेन सिंगल रेमेडी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। थैंक यू। डॉक्टर मनोज सर प्लीज वेलकम और अपना केस दीजिए। डॉक्टर मनोज सर नमस्कार। वेलकम मैम, वेलकम। Am I audible? हाँ बिल्कुल। सबको नमस्कार। एक छोटा सा केस मैं बताता हूँ, डिस्कस करेंगे। मेरा ये बहुत पुराना केस है, 2015 का केस है। और एक बाहर से 73 इयर्स ओल्ड एक पर्सन आए थे जिनको लाया गया था बिकॉज ही वाज इन डिप्रेशन, और उनको सेनाइल डेमेंशिया की भी प्रॉब्लम थी।
तो हुआ यूं था कि उनका एक भाई था, 2 भाई थे वो लोग, और वो दोनों रिटायरमेंट होने के बाद से, या जब वो काम पे भी जाते थे, अपना वर्क भी करते थे, तो वर्क से आने के बाद से एक साथ रहते थे। और आफ्टर द रिटायरमेंट दोनों भाई सुबह उठने से लेके रात को सोने तक एक साथ थे, खाना पीना गप्पे मारना सब कुछ एक साथ करते थे। तो अब अचानक क्या हुआ कि उसके 10 दिन पहले जो है उसके भाई की डेथ हो गई। नहीं सॉरी, 10 दिन पहले डेथ हो गई, लेकिन इन 10 दिनों से ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, एकदम गुमसुम से हो गए, कोई बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, जबकि ये प्रीवियसली बहुत हंसी मजाक करना, गपशप करना इनको बहुत अच्छा लगता था, बहुत ही खुश मिजाज इंसान थे। लेकिन इन भाई के डेथ के बाद से इनकी कंडीशन ऐसी हो गई कि वो किसी से बात करना नहीं, एकदम चुपचाप पड़े रहना, ऐसी कंडीशन है, किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं। तो मैंने जब देखा तो एकदम जैसे गुमसुम से पड़े हुए थे, उदास पड़े हुए थे। तो मैं जब कुछ क्वेश्चन पूछने की भी कोशिश कर रहा था तो कभी तो जवाब दिया, कभी नहीं दिया, और कुछ पूछा कुछ बोल रहे थे। तो ये कंडीशन चल रही थी, जैसे उनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा हो या बोलना नहीं चाहते। तो उनके मोस्टली उनके रिलेटिव्स ने ही सारी चीजें बताई। तो उन्होंने बताया कि ये जो है इनके भाई के डेथ के बाद से एकदम ऐसे हो गए हैं और किसी काम में इनका मन नहीं लगता, और इनको भूलने की भी आदत हो गई है, जबकि इनकी मेमोरी बहुत शार्प थी। लेकिन उनके डेथ के बाद से लोग कई बार लोगों को पहचानना भूल जाते हैं, कई बार अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं, कहीं जाना आना भी नहीं चाहते। ये सिचुएशन है उनकी, और नॉर्मली चुपचाप बैठे रहते हैं, किसी से बातचीत करना कुछ नहीं, ये इनकी कंडीशन है। तो कभी कभी जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा भी तो थोड़ा सा उन्होंने कुछ जवाब दिया और फिर जैसे लगता है खो गए। ये एक तरह की सिचुएशन जो है वो चल रही थी। तो और मतलब कि और किसी चीज की चिंता होती है तो बस एक तरह की बच्चों की थोड़ी चिंता रहती है। तो ये भी उनके रिलेटिव ने बताया कि कई बार वो अपने बच्चों के लिए उसका क्या होगा, वो तो चला गया, इस तरह की बातें करते रहते हैं। और कभी कभी अचानक हंसने लगते हैं, हंसते हंसते फिर रोने भी लगते हैं। कभी कभी बिना बात के कुछ ज्यादा ही जोर से हंसने लगते हैं। ये सारी सिचुएशन चलती है, लेकिन ये सब बहुत कम होता है। मोस्टली वो चुपचाप रहते हैं, कोई बात नहीं करना, ये उनकी ज्यादा फीचर्स। तो इसमें मैंने एक दवाई दी थी पहले, उससे फायदा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत फायदा हुआ, विशेष फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने एक दूसरे मेडिसिन का नाम दिया, उससे फायदा हो गया था। तो थोड़ा सा एक बार किसी को कुछ समझ में आ रहा है इसमें क्या मेडिसिन लग सकती है? आप लोग अपना ओपिनियन देंगे। ये छोटा सा केस है, बस इतना ही था। और उनकी उम्र है 73 ईयर्स। तो वहां जो डॉक्टर ने दिखाया था, जिस डॉक्टर को, उन्होंने उसे सेनाइल डेमेंशिया दिया था, बताया था नाम। सर एलिमेंट डेथ ऑफ लव्ड वन। हाँ, ये तो पक्का एकदम सिंपल सी, क्योंकि उनके बाद ही इसकी प्रॉब्लम सारी शुरू हुई है। ये तो एकदम श्योर हो तो गई है, दूसरा एकदम बहुत अच्छा था। उसके बाद वो कंपनी हेलो वर्जन सर। की स्टेट में चले गए। अच्छा, कंपनी अवर्जन नहीं, कंपनी अवर्जन कंपनी से कोई मतलब ही नहीं है। लोग पढ़े क्यों, 73 ईयर्स ओल्ड है ना, तो घर में तो है ही, लेकिन किसी काम में, अब किसी चीज में इंटरेस्ट उनका नहीं रहा, जबकि वो सुबह से लेकर रात तक अपने भाई के साथ रहते थे और उसकी अचानक डेथ हो गई। तो ये उसने उसके माइंड पे बहुत ज्यादा असर किया, उसके बाद से ऐसे हो गए। कंपनी हो कंपनी नहीं हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो सर। हाँ हेलो। डॉक्टर सीमा। हेलो सर। इंडिफरेंस, हाँ बोलिए। इंडिफरेंस, एवरीथिंग सर, इंडिफरेंस टू एवरीथिंग। यस वेरी गुड, एकदम हेलो बहुत पक्का, बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, इंडिफरेंस एवरीथिंग टू। एलिमेंट इन डेथ ऑफ लव्ड वंस। हेलो सर। हाँ हेलो। सर एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ एंड इंडिफरेंस टू एवरीथिंग। हाँ, इंडिफरेंस टू एवरीथिंग ठीक है। एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ में देखता हूँ, मैंने लिया तो नहीं था उस समय, एक बार चेक कर लें। हेलो एसीटोन भी आ सकता है, एसीटोन। एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, हाँ। और क्या, और क्या? हेलो। सर डू यू यूज गीज, ही इज गूज।
कोनियम का सर डिल्यूजन, ही इज अ गूज। वो पहले दो हंसों के जोड़े की तरह थे, लेकिन एक की डेथ होने की वजह से वो सिंगल रह गए। अन्य रूब्रिक क्या बताया मैम आपने? डिल्यूजन गीज, ही इज अ गूज। डिल्यूजन गीज मतलब गीज। अच्छा, यस, डेल्यूजन गीज ही, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ही इज अ अब गूज इसको कैसे मतलब लिखते हैं आप गीज। लोग? जी हाँ जी हाँ, सर, कैसे? हाँ बताइए जल्दी। हाँ हाँ, गीज। ये सर गीज जो होते हैं वो जोड़े में होते हैं, मतलब दो हाँ हंस होते हैं, ठीक है। हाँ। अभी वो एक हंस उसमें से खत्म हो गया तो वो अकेला रह गया, इसलिए गूज बन गया है। यानी इसमें क्या होता है कि जैसे हंस और हंसनी का दो जोड़ा होता है। अगर हाँ एक हाँ हाँ डेथ हो जाती है तो दूसरा कभी भी दूसरा पार्टनर नहीं बनाता, वो सिंगल हाँ ही हाँ, रहता है। तो ये आप ये रहता इसको है। अच्छा एक अच्छा, बहुत एनिमल अच्छा। पर्सन भी ले सकते हैं, दो ब्रदर, दो हम्म, फ्रेंड, एनी टू पर्सन जो एक दो होकर भी एक की तरह रहते थे, और अभी वो हाँ दो में हाँ। से वो सिंगल रह गए, तो वो अभी वो अलोन रह गए। ये मैंने एक रूब्रिक पढ़ा था तो मुझे ये दिमाग में आया। कोनियम का अच्छा अच्छा, रूब्रिक है बहुत सर। बढ़िया। एक नई रूब्रिक, मुझे इस रूब्रिक की जानकारी नहीं थी। कोई केस ऐसा ठीक है, सॉल्व किया है किसी ने इस रूब्रिक पर? सर मैंने कहीं पढ़ा था ये एक केस कि हाँ। एक वाइफ और हस्बैंड दोनों योगा हम्म, टीचर थे और पढ़ाते, मतलब सब कुछ हम्म, करते थे, पूरा दिन साथ रहते थे, कहीं जाना भी, बच्चे वगैरह को भी इतना वो नहीं अटेंड करते थे जितना वो दोनों साथ रहते थे। तो उनमें से अचानक हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ ने योगा क्लास बंद कर दी और वो बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई। तो जिन अच्छा अच्छा। सर का ये केस था, 2 इयर्स तक उन्होंने बहुत दवाइयां दी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। फिर उनको अचानक ये रूब्रिक मिला, क्योंकि वो हमेशा आती थी तो वो उसी उसमें रहती थी कि वो मेरे पति चले गए, उसके बाद उसने किसी भी चीज में इंटरेस्ट रखा ही नहीं। फिर वो बाद अच्छा। में जब उनको ये कोनियम का ये रूब्रिक मिला और उन्होंने कोनियम दी, तो फिर वो नॉर्मल हुई, क्योंकि वो हस्बैंड और उनकी एक सी ड्रेस थी योगा की, मॉर्निंग में सुबह 5 बजे वो बहुत अच्छा, मतलब 25-30 लोगों का क्लास अटेंड करते। फिर वो उसने वापस वो ड्रेस पहनना भी शुरू किया और वापस अपनी क्लासेस शुरू की, नॉर्मल होने लगी वो लेडी। बहुत तो वो बढ़िया। ये रूब्रिक तब उनसे सुना था तो हमें अच्छा लगा, मैंने नोट किया कि ऐसे केसेस कई बार मिलते हैं जो, उसमें ये भी था कि भाई कई बार क्या होता है, जैसे मैं एक पर्सन हूँ, मेरा एक डॉग है, हम दोनों का इतना वो है, बिल्कुल एक कंटिन्यूटी बोल दीजिए, बॉन्डिंग है, यस, कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छी जी बॉन्डिंग है। कोऑर्डिनेशन। अगर उसमें डेथ हो जाए और वो आदमी अकेला फील करे कि उसके बगैर वो चल नहीं सके सब कुछ, तो वहां भी ये रूब्रिक लग सकता है। कोई भी दो पर्सन उसमें से सिंगल रह गया अगर, तो ये चीज आती है। यस यस, ये रूब्रिक था सर। वंडरफुल बहुत बढ़िया डॉक्टर सीमा, रूब्रिक। रियली वंडरफुल। वंडरफुल, बहुत अच्छा। एक नई रूब्रिक और प्लस एक नए केस के साथ होने से एक अच्छी फील आई। इसको थोड़ा सा और समझेंगे कभी। बहुत अच्छा। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिस्कशन। सर एक चीज और, इसमें मैंने एक रूब्रिक हाँ। और देखा था, कोनियम का ही है। डिल्यूजन गीज थ्रू देम सेल्व्स इनटू वाटर थिंकिंग देम सेल्फ टू बी गीज। मतलब ये इसमें क्या है कि हंसों के जोड़े में से एक भी पार्टनर मर जाता है तो दूसरा भी पानी में कूदकर अपनी जान दे देता है। तो इनके बीच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है, इतना ज्यादा प्रेम होता है कि वे अकेले जीने के लिए सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल था कि पेशेंट को पति की मौत के बाद यही लग रहा था कि उसे भी पति के साथ ही मर जाना चाहिए था। अब वो अकेले क्या करेगी, इतना गहरा लगाव, दो दोस्तों, पति पत्नी, दो भाइयों, माँ बाप के बीच, नौकर और सेठ, मालिक और पशु, कहीं भी दो जनों के बीच हो सकता है। फिर ये दूसरा रूब्रिक था कि डिल्यूजन गीज, ही इज ए गूज, सिंगल कोनियम। तो थैंक यू ये सर। तो डॉक्टर सीमा, डॉक्टर जायसवाल, ये तो हस्बैंड वाइफ में तो लाखों में एक दो मिलेंगे, पर जो लव वाले हैं नौजवान, उनमें तो ये बहुत मिलता है कि वो रह नहीं सकते दूसरे के बिना, उनमें तो ये सर काम ये, आ सकता है। जी सर, ये इन जनरल ये तो सर अपने को लगाने पर है कि हम कहाँ इसको यूज करते हैं, बट कहाँ यूज करते ये हैं। ये चीज है जो हमको मिली तो अच्छी बात है सर। हाँ, तो हाँ, हस्बैंड लेकिन ये वाइफ का पार्टनर पता नहीं की आपका तो क्या खाना पीना तजर्बा है, तक मेरे पहुंचे। पास तो जितने हस्बैंड वाइफ आते हैं वो लड़ाई करते ही आते हैं। कोई लाख में एक होगा ऐसे। तो पर जो नौजवान है लव करते हैं, उनमें सभी में ऐसे होता है। हाँ तो सर, हाँ, अगर उससे कोई लेकिन ये थोड़ा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और होगा। एलिमेंट आए ना, अगर कोई उससे कि भाई उसकी वजह से ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है कि वो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि वो अभी कहीं दिमाग नहीं लगा पा रहा है या डिप्रेशन में चला बिल्कुल। गया, तो आप यूज कर सकते हैं ये रूब्रिक।
डेफिनेटली जैसे डॉक्टर फर्क नहीं अभिषेक पड़ा। सिंगला लिख रहे हैं, लव सिक के नजदीक चला जाएगा, नहीं नियर एंटम क्रूड या सर लव सिक में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा मेरे हिसाब से तो। हाँ वो तो है, पर नजदीक है, हाँ, नियर बाई है, नजदीक है। जी जी सर, जी सर। ओके सर, लपसिक में थैंक क्या यू होगा, सर। वो फिर वैसे ही छवि देखने की कोशिश करेगा किसी दूसरे में। यू आर राइट सर, वो भी मैंने एक इसको केस तो सुना था। बिल्कुल चाहिए ही नहीं कोई, बस वही चाहिए। चाहिए ही नहीं, वो उसके ऐसे साथ में बोल दिया खाना ना पीना छोड़ दे, कि अभी खाना मेरे लिए पीना तक दुनिया ही छोड़ खत्म। दे। हाँ, मेरे लिए दुनिया खत्म, वो ही सब कुछ थे। इवन वो बच्चों में भी एंटरटेन नहीं होती थी सर। हस्बैंड वाइफ में इतनी वो थी कोऑर्डिनेशन कि उनके लिए बच्चे दुनिया कुछ नहीं, ऐसा था वो ऐसा स्पेस मिलनी चाहिए हमको। ओके सर, थैंक यू सर। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। तो नेक्स्ट जो है, ये 2 रूब्रिक कंफर्म है, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस एंड इंडिफरेंस टू एवरीथिंग। ये 2 बिल्कुल पक्के हैं। और उसमें उसकी सबसे बड़ी बात क्या थी ना, उसका फेस कैसा था, एकदम उदास, मन मार के जैसे बैठा हुआ था, चुपचाप। फिर अचानक से कभी कभी जो उसके हमारे सामने तो हंसा ही नहीं, बिल्कुल एकदम वैसा ही रहा, कभी जवाब देता था ठीक से, कभी मैं पूछता कुछ था, जवाब कुछ आता था, इस तरह की कंडीशन चल रही। तो मैक्सिमम उसके जो है अटेंडेंस नहीं बताया। तो फर्दर क्या और रूब्रिक ले सकते हैं जिससे ये बहुत क्लोज जाए? टेस्टिटर्न हो सकता है, जैसे वो बात नहीं कर रहा, बिल्कुल चुप है। टर्न, हाँ टेस्टिटर्न, हाँ जी, बात नहीं कर रहा, बिल्कुल थोड़ा चुपचाप सा बैठ और के आगे। बता रहा। हाँ, ये टेसिटर्न से और थोड़ा सा आगे, टेसिटर्न में है कि होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी रूब्रिक है। हाँ, वहां वो मेडिसिन है टेसिटर्न में, लेकिन 315 है, तो मैं बहुत बड़े रूब्रिक था इसलिए इसको मैंने नहीं लिया, फिर भी चलो ले लेते हैं, इसको भी है वहां भी। सर एब्जॉर्ब्ड हो सकते हैं? एब्जॉर्ब्ड, हाँ हो सकता है, एब्जॉर्ब तो है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी रूब्रिक है। थोड़ा और प्रिसाइज लेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं जो पूछ रहा था तो जवाब क्या दे रहा था, मैं पूछ रहा था कुछ और जवाब कुछ आ रहा था, इसका क्या रूब्रिक होगा? इसको थोड़ा सा हम लोग समझे। आंसरिंग स्नैपिश सर। हाँ हेलो, आंसरिंग इररेलेवेंट। आंसरिंग इररिलेवेंट, बिल्कुल सही। अब हमारे पास मेडिसिन देखिएगा बहुत कम हो जाएगी, है ना? अच्छा सर, आपने कहा कि उसकी मर्जी होती थी, वो जवाब दे देती थी, उसकी मर्जी नहीं तो नहीं, ऐसे ही कहा ना सर? ना ना, मर्जी नहीं, मैंने कभी जवाब दिया, कभी मैंने कभी जवाब दिया भी तो क्या जवाब दिया वो कुछ समझ में नहीं आता था उसको। ओके ओके सर, राइट। मैंने पूछा चाचा आपने खाना खाया? और नहीं नहीं अभी कहीं जाने का मन नहीं करता, या और कुछ पूछ रहा हो, कुछ और पूछ रहा था। ऐसे 2 कंडीशन में होता है, इधर या तो उसे सुनाई नहीं देता ठीक से, या फिर वो कहीं खोया हुआ है। वो मन तुम उसका तो उसका सारा दिमाग तो वही लगा हुआ, उसके भाई में लगा हुआ है। तो प्रैक्टिकली उस पर शॉक जैसा लगा ना, सडन कोई चला जाए। तो इस कारण से क्या है कि दिस इज हाँ, क्योंकि आंसरिंग इररिलेवेंट बिल्कुल सही है। तो हमारे पास कितनी मेडिसिन बची? हेलो अशोक दा। फास्फोरस और एसिड फॉस। फास्फोरस और एसिड फॉस, ये क्या आपका कंप्लीट से है क्या? हाँ हाँ, ये रेपर्टरी बहुत गड़बड़ करते हैं, अलग अलग रेपर्टरीज। और किसी ने सिंथेसिस में एक बार मिलाई है सेम रूब्रिक? सर फॉस्फोरिक एसिड, नक्स मॉस्चेटा, नक्स वोमिका एंड सल्फर। यस, तो फॉस्फोरिक एसिड, नक्स मॉस्चेटा, नक्स वॉम एंड सल्फर, ये 4 मेडिसिन आ रहे हैं, राइट? अब इसका सबसे बड़ी बात क्या था ना कि
इसकी एक और सिम्टम जो मुझे मिली जो बहुत पेक्यूलियर, एक तो इसको शॉक लगा, अचानक से जो डेथ हुई, इट कॉज द शॉक हो जाता है ना, अचानक कुछ हो गया एंड वर नॉट एक्सपेक्टेड, और बहुत टेरेबल कुछ हो जाए तो यू गेट शॉक। तो तीसरा एक और जो रूब्रिक मैंने लिया था, एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल शॉक। लगाइए इसको एक बार, और क्या मेडिसिन बचती है। सर सेम 4 मेडिसिन आ रहा है। सेम 4 मेडिसिन आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा अब ये करता हूँ क्योंकि टाइम लगता है, 9 बजने वाला है, खत्म होने का टाइम आ गया है। तो इस केस में सल्फर बहुत करीब चल रहा था, फास्फोरिक एसिड भी बहुत ज्यादा करीब चल रहा था, और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ लाइकोपोडियम वगैरह भी था, नक्स भी था, आसपास चल रहे थे। तो इसको सबसे पहले मैंने फास्फोरिक एसिड दिया, फास्फोरिक एसिड 200 दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो वही लेथर्जी फीलिंग, कोई काम नहीं करना, नींद नहीं आना, ये सारी सिम्टम्स चल रहे थे। फिर मैंने 1M दिया, 1M से भी कोई फायदा नहीं हुआ, और उसमें वो अलीपुर द्वार चले गए, वहां के पेशेंट थे। तो उसके बाद मैंने कुछ और रूब्रिक्स लिए। उसने बताया कि पहले वो बहुत जॉली मूड के थे और वाइवेस, एकदम हंसी मजाक मस्त रहने वाले आदमी। तो फिर मैंने एक रूब्रिक लिया, इलेटेड। एक रूब्रिक देखिए, इलेटेड। हमेशा जॉयफुल, हाई स्पिरिट में रहना, हमेशा मस्त, जैसे कोई भी काम में एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है, खुश मिजाज, ठीक है। अब कितनी मेडिसिन बची? और सबसे बड़ी उन लोग और मदद ये भूल जाने की बीमारी थी, जो मैंने उस समय कंसीडर नहीं की थी, उनको भूल जाते थे, किसी का चेहरा नहीं पहचानना, अपने घर का रास्ता नहीं पहचानना, बाहर जाते थे तो घर कहाँ है खोजते रहते थे, जो कि पास में ही रहता था। तो दूसरा एक रूब्रिक है, फॉरगेटफुल स्ट्रीट्स ऑफ वेल नोन। फॉरगेटफुल स्ट्रीट्स ऑफ वेल नोन। तो यहाँ पर शायद अकेले अब नक्स मॉस्चेटा बच जाएगी, एक बार चेक कर लीजिए। यस सर। सर ये लूजिस इट्स वे इन वेल नोन स्ट्रीट वाला रूब्रिक आएगा इसमें। आवाज नहीं आ रही, मेरे को नहीं आ रही, जब प्रॉब्लम हो गई कोई? नहीं लगता है आवाज नहीं आ मनोज सर का किसी कारण से आउट हो गए होंगे। ओके ओके। हाँ, वो एक कॉल आ गया था, तो तब से हाँ निकल गया। तो इसको मैंने फिर इलेटेड लिया, और एक जो उनकी ये थी, कभी रोना, अचानक से रोने लगना, फिर हंसने भी लगना। ये हंसना रोना एक साथ जो था, ये बहुत पिक्यूलियर लगा मुझे, जो पहली बार मुझे मेरे दिमाग से स्किप कर गई थी। तो मैंने उसको लिया, लाफिंग वीपिंग सेम टाइम, वीपिंग एंड लाफिंग एट द, ठीक है, एंड एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ। तो इसको नक्स मॉस्चेटा 200 मैंने बोला उसको कि आप लो उसको,
और केवल एक ही डोज लेने के बाद ही उसको मेरे पास 20/9/2015 को मैंने उसको दिया था और 24/10 तकरीबन 1 महीने के बाद वो आए और उनको बहुत अच्छा था। स्टार्टेड अपनी जो है जो नॉर्मल जो काम वगैरह उन्होंने चालू कर दिया, घूमना फिरना चालू कर दिया, लाइफ में इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया। सो दिस वाज द केस। तो ये नक्स मॉस्चेटा से निकला था, जो कि बहुत मेरे लिए उस सर सिलेक्शन तो राइट हाई जब वो ठीक हो गया, पर इलेटेड तो उसकी पहले की नेचर है ना, प्रेजेंट तो नहीं है। पहले की नेचर है, तो मैंने उसको भी किया कि उसकी पहले की नेचर भी कई बार हमें मेडिसिन सिलेक्शन में काम देते हैं कि उसको पहले का नेचर, क्योंकि सभी लोग इतने इलेटेड नहीं होते। सो दैट वाज आल्सो अ वेरी पिक्यूलियर थिंग। सर पिकुलर तो थी, यदि हम उसको पिकुलर तो थी, लेकिन वो ट्रिपल पी पे तो वो पूरा नहीं उतर रहा ना, जो प्रेजेंट कंडीशन है। हाँ नहीं, कई बार जो है मैंने जो अपने प्रैक्टिकल केसेस में देखे हैं, कई बार यदि मुझे रेमेडी सिलेक्शन में जब दिक्कत हो रही है तो नेचर के हिसाब से तो फिर जैसे 2-3 मेडिसिन आ रही है, अब एक मेडिसिन का नेचर है वो गुमसुम रहना, चुपचाप रहना ज्यादा पसंद करता है, और एक मेडिसिन है जो बहुत ज्यादा हंसना खेलना, एम्यूजमेंट डिजायर में बहुत ज्यादा है, मस्ती में ज्यादा है, तो वहां से हम डिफरेंस करते हैं, वो मेडिसिन अक्सर काम करती है यदि फर्दर हम कहीं आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि वो भी उसका एक नेचर है। जैसे पल्सिटिला का नेचर है दूसरों को ब्लैकमेल करना, हो सकता है कि उस समय तो वो ब्लैकमेल अभी नहीं कर रही है, लेकिन मदर्स को ब्लैकमेल करती है ना, हाँ तुम तो मुझे प्यार नहीं करते हो, जब किसी काम को उसको काम निकालना होता है, ये काम निकालने वाली जो कंडीशन ये हेल्दी कंडीशन में है, वो उसका ट्रिक है, लेकिन स्टिल वो काम करता है, उसे हम रुब्रिक्स में तो लेते ही हैं। बीमारी की कंडीशन में रिलेटेड हो तो और ज्यादा अच्छा है, लेकिन आपको जो पल्सिटिला का ब्लैकमेल जो है ऐसा नहीं कि बीमारी की कंडीशन में तो नहीं मिलेगा, उसमें तो वीपिंग कंडीशन ही ज्यादा मिलेगी, वो उसके नेचर में है, दैट इज द नेचर। और लाफिंग वीपिंग एट द सेम टाइम, दिस वाज वेरी पिक्यूलियर। तो इसको देने के बाद नक्स मॉस्चेटा से वो ठीक हो गई। नॉर्मली नक्स मॉस्चेटा हम इस तरह के केसेस में यूज ही नहीं करते, हमारा ध्यान इग्निशिया पे ज्यादा जाता है, नेट्रिमिल पे ज्यादा जाता है, फॉस्फोरिक पे ज्यादा जाता है, तो इस तरह के रिड्यूसेंट ज्यादा लेते हैं। डेफिनेटली नहीं तो एसिड पास पे चला जाएगा, पर नक्स मॉस्चेटा पर नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन नक्स मॉस्चेटा पर हम लोग रेयरली, कभी हमारे ध्यान में भी नहीं आएगा कि ऐसे कंडीशन में ऐसे देना चाहिए। तो यह उस दवाई से बहुत अच्छा काम हुआ और उसकी पूरी लाइफ जो है फिर से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गया। एट द एज ऑफ 73 में फिर से जॉली मूड वगैरह उसके दिमाग से वो चीज निकल गई, एंड स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन एवरीथिंग। तो ये छोटा सा केस था। अशोक दा, गुड डॉक्टर मनोज जायसवाल जी, ऑलवेज गुड, बेस्ट। सर एक छोटा सा बता रहा हूँ कि हम मैक्सिमम यही दवाइयां लेते हैं, इग्नेसिया, एसिड फॉस, और यदि कभी ऐसा हो कि किसी पेशेंट का एक डेथ के बाद दोबारा फिर तीसरी फिर चौथी डेथ हो, तो हमारे पास एक बहुत शानदार रूब्रिक है, एलिमेंट ऑफ डेथ, वन डेथ आफ्टर डेथ, और उसमें मैंने कालीब्रोम दिया है सर, और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। एक लेडी का की बेटी खत्म हुई, फिर उसका बेटा सुसाइड कर लिया, फिर उसकी जो नेक्स्ट था बेटी को डेड बॉडी लेके आ रहे थे तो उसकी मदर की डेथ हो गई। इग्नेसिया बिल्कुल काम नहीं किया, तब मैंने कालीब्रोम दिया था और बेहतरीन रिजल्ट मिले थे। और पहले तो एम्ब्रा ही थी सिंगुलर, इसमें एम्ब्रा सिंगुलर थी डॉक्टर अशोक वादा जी पहले तो। अच्छा सर। हाँ, आप तो क्या कालीब्रोम भी है, और एक गैलिक क्या था, गैलिक एसिड शायद। हाँ सर, ये मैंने जस्ट अभी चैट बॉक्स में लिखा था, अगेन लिख दे रहा हूँ। लेकिन इसमें क्लास भी है सर, बाकी रूब्रिक भी मिले थे, बाकी रूब्रिक भी मिले थे सर। हाँ दादा, यदि यही केस कंप्लीट रेपर्टरी में क्या होता तो नक्स मॉस्चेटा आता ही नहीं। हाँ नहीं आता, ये रेपर्टरी का बड़ा लोचा है भाई। तो इसको कैसे सॉल्व करें डॉक्टर मनोज जायसवाल जी, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें?
इसका प्रॉब्लम का एक ही है कि दोनों आपस में मर्ज होने चाहिए। ये उनकी अपनी रेपर्टरी, इनकी अपनी रेपर्टरी, ये विभेद को मिटाना बहुत जरूरी है। बहुत प्रॉब्लम आ रही है ऐसे तो। दोनों को मिला के कंबाइन करके एक रेपर्टरी बननी चाहिए। सर समटाइम ऐसा भी हुआ है कि एक रेफरी से जब मुकम्मल केस किया है ना, तो जो मेडिसिन आती है उससे केस नहीं निकलता, फिर उसी केस को दूसरी रेफरी से जब करते हैं तो मेडिसिन चेंज हो जाती है, इससे भी केस निकल जाती है। ऐसा भी होता है सर। हाँ, अभी रिसेंटली मेरे पास और एक केस हुआ था, और जिसमें मैंने इससे सिंथेसिस से किया, तो सिंथेसिस से कोई रेमेडी नहीं आ रही थी, सारे रूब्रिक इधर उधर जंप कर रहे थे। फिर मैंने जोमियो में जब डाला तो नक्स भूमिका क्लियर कट आ गई, सारे रूब्रिक्स कवर कर रहे थे। तो नक्स भूमिका, तो यदि जोमियो नहीं होता मेरे पास तो वो नहीं निकलता। फिर बहुत सारी मेरे को डॉक्टर जायसवाल जी, डॉक्टर अशोक वादे जी, मेरे को ये लगता है कि निकला तो केस किसी और वजह से होता है और वो उस रूब्रिक में डाल दी जाती है मेडिसिन। ऐसे जो न्यू एडिशन हो रही है ना, हाँ हो सकता है। नहीं, ये सारी रेपर्टरीज जो है ना, जितनी मर्फीज की है, सबकी है, जो सिम्टम्स एक में नहीं है, सारे को एक जगह कंपाइल करना चाहिए और सबको मिला के एक रेपर्टरी बननी चाहिए, तभी इस प्रॉब्लम तो जो डॉक्टर अनीता है एंड देयर ग्रुप है, जो नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज दिल्ली की प्रोडक्शन है, तो उनके ही कुलीग हैं जो डॉक्टर अनिल हैं, वो अभी नेशनल होम्योपैथी कमीशन के चेयरमैन हैं। उनको चाहिए कि उनसे बात करें, होम माइंड टेक्निक सिलेबस में इंक्लूड हो, ऐसी रिपोर्टरी एक बने, वो कोई कमेटी बनाए। हाँ, और उसमें ये विभेद, ये जो है अपनी रॉयल्टी की बात, ये लोग क्या करते हैं कि रॉयल्टी को लेके आपस में झगड़ा होता है इनका। तो इस चीज को होम्योपैथी के फायदे के लिए देखा जाए तो इस चीज को बिल्कुल खत्म करना चाहिए। अच्छा सर, ये मैंने देखा एक ही बैच के हैं हम लोग, अनिल से बात करेंगे, डॉक्टर अनिल से। अनीता, रजनी, मधु, हम लोग एक ही बैच के हैं डॉक्टर अनिल। डेफिनेटली और ऑर्गेनल रीराइट की बात भी करें उनसे। ये साइंस है, रिलीजन नहीं है कि हमने रीराइट करनी ही नहीं है, कि ये गुरु ग्रंथ साहब है, गीता है, कुरान है, बाइबल है। ऐसा भी होना चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए। बिल्कुल सही से। हम लोग क्लोज ग्रुप में करेंगे डिस्कशन डॉक्टर अनिल से। हाँ जी। तो आज की क्लास कैसी लगी सबको? मुझे तो पहले क्लास एंड सच में सर आप लोगों से बहुत अच्छा और बहुत कुछ सीखने को मिला। जी जी। तो रूब्रिक बहुत अच्छा था, गीज वाला न्यू लर्निंग। अच्छा लगा सर। मैम एक्चुअली वो बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन होनी चाहिए कि एक अगर दूसरा रह ही नहीं सकता हो, वो तब काम आने वाला है। तो लाभ वाले केसेस में हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखें। लाभ वाले केसेस में डॉक्टर सीमा, हमें लाभ वाले केसेस में सर भी जुड़े हुए थे। जी सर। डॉक्टर आर एस सैनी भी जुड़े हुए थे। एक्चुअली सर मुझे तो अभी इस माइंड मेथड में ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 6-8 महीने ही हुए हैं, बट जो भी मुझे जिधर से सीखने को मिल रहा है तो मैं ट्राई कर रही हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। तो थैंक्स टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस एंड अपने कमेंट्स फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, दोनों जगह दें कि कैसा लगा, और सुझाव भी दें कि आगे हम और अच्छा क्या कैसे सीख सकते हैं। आज के सभी स्पीकर्स को धन्यवाद। मनोज दा, मान सर, थैंक यू अशोक दा, नाइस सेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइज करना सबसे डिफिकल्ट होता है। नहीं, एक साथ एक प्लेटफॉर्म को लाना और एक साथ सबको मैनेज करना, ये बहुत बड़ा टास्क है, एंड इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। राशि मैडम है पीछे बैकग्राउंड में, उन्हीं का हाथ है, वो सबको आगे इनसाइट कर रही है। सॉरी डिस्टर्ब सर, अगर हमें वो अनसाइड करते हैं, अनसाइड करके आप लोग जाते हैं, छुप जाते हैं। हाँ, अगर हमें अपना केस देना हो, मान लो कोई ऑडियो सुना के या वैसे भी, तो कैसे फिर प्रेजेंट करें? हाँ मैडम, इसमें कोशिश करेंगे हम लोग की स्क्रीन शेयरिंग हो जाए, या अपने मोबाइल को आप इसके लैपटॉप के माइक के पास रख दें, तो हाँ वो कर सकते हैं सर। जी जी। ओके सर, तो उसके लिए किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा सर? तो ये स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन जो है ना, होने से जैसे मेरी कई वीडियो जैसे
मुझे समझ में नहीं आता है कि इसकी शेयरिंग कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सिखाओ तो मान सर है, मनोज सर है, राशि मैडम है, मुझे किसी को भी बोल दें हम लोग। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो अब मीटिंग समाप्त करते हैं, सबको धन्यवाद देते हुए। हैव ए गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा सेशन रहा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।